Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture 25 on optimization. The course code is MTH374 and is for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 25 and as usual a brief recap of what we had done in the last lecture. Simplex method for minimum, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. एक सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमम की एग्जांपल की थी. फिर हमने कहा था कि सिंप्लेक्स मेथड हम मिनिमम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इसकी डिटेल्स आज फिर दोबारा आ रही हैं. 2 एग्जांपल्स इसकी मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो इंशाल्लाह करूँगा और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम मूव हो जाएंगे. तो इसको हम दोबारा देख रहे हैं, इसलिए हमें इतना इसका रिकैप करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे आज के टॉपिक्स हैं इसकी एग्जांपल्स और सिंप्लेक्स मेथड विद मिक्स कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स हों, ग्रेटर देन इक्वल टू की दोनों की कॉन्स्टेंट्स हों, तो फिर उस केस में हम सिंप्लेक्स मेथड कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमने आज 2-3 चीज़ें करनी. ओके, अब ये था हमारा लास्ट टाइम क्या था, डुअलिटी एंड मिनिमम प्रॉब्लम. हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास एक मिनिमम का प्रॉब्लम गिवन हो, उसको हम डुअल लेके उसका, तो उसको एक मैक्सिमम के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं. डुअल कैसे लेना है, आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जो आपका गिवन फंक्शन होगा और उसकी कॉन्स्टेंट्स होंगी, उससे एक मैट्रिक्स आपने बनाना है. मैट्रिक्स बनाएंगे, वो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, वो मैट्रिक्स ऐसे बनेगा कि ये जो कोफिशिएंट्स जो आपके कॉन्स्टेंट्स के हैं और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे. टॉप पे कॉन्स्टेंट लिखें और बॉटम रो में आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखें. तो अब ये देखें 1 5 9 मैंने यहाँ लिखा है, फिर 2 2 10 लिखा है और फिर 8 16 0 लिखा है. ठीक है, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लें. ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट कर लिया, अब रोज को कॉलम्स बना दें, कॉलम्स को रोज बना दें. आपने कैलकुलेट किया तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया. सिंपल है. अब ये इस मैट्रिक्स में यहाँ y1 y2 वेरिएबल्स लिए थे, यहाँ x1 x2 वेरिएबल्स ले लें. x1 x2 वेरिएबल्स लेंगे, आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगी और उसके साथ साथ आपके पास दूसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी आ जाएगा. करना ये है कि कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की लेनी है, जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल टू की होंगी. तो कॉन्स्टेंट्स को भी हमने डुअल कर देना, ग्रेटर देन इक्वल से लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे. तो आपका जो आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, अब मैक्सिमाइज आपने करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 9x1 प्लस 10x2. ठीक है, और इसके साथ साथ कॉन्स्टेंट्स होंगी x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 8 और 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 16, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स होगी. ठीक है, अब ये आपके पास मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर लें. इसको सॉल्व करना हमें आता है, आपको आता है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी ओरिजिनल प्रॉब्लम की. और मैक्सिमम पॉइंट आपका जो आपके बेसिक फंक्शन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज होंगी और मिनिमम पॉइंट जो है वो आपके स्लैक वेरिएबल्स, जितने आप इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे स्लैक वेरिएबल्स, उनकी वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो ये आपके पास मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट सब उसी सिंप्लेक्स मेथड से आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम करते हैं और इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके देखते हैं. ठीक है, ओके. अब ये आपके पास है प्रॉब्लम, इसको मैंने मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करना है, प्रॉब्लम है y1 y2 y3, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है, फिर एज यूजुअल इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले लिखूंगा. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये देखें, ये आ जाएगा 3 6 9 -5. ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 1 3 9 15. ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ 1 3 7 0. ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो ये आपका ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कॉन्स्टेंट्स का पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है और ये राइट हैंड साइड है. ठीक है, ओके. अब ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये w है इस केस में. ओके, अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लें. ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो रोज कॉलम्स बन जाएंगे, कॉलम्स रोज बन जाएंगे. ऐसे ही होता है ना. तो अब आप ट्रांसपोज इसका कैलकुलेट करेंगे ना तो प्रॉब्लम काफ़ी चेंज हो जाएगा. वो आ जाएगा 3 6 9 -5. ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 1 3 9 15. ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा 1 3 7 0.
ठीक है, 1370। तो अब आप देखें इसमें ये राइट हैंड साइड है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसके वेरिएबल्स कितने हो गए अब, x1 और x2, दो वेरिएबल्स हो गए। अब आपका जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज, किसको मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन है लेट्स से z, इसको मैं कह देता हूँ z है इक्वल टू -5x1 प्लस 15x2, इसको मैक्सिमाइज करना है। कॉन्स्टेंट्स क्या है, 3x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या है, 6x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 3, और 9x1 प्लस 9x2 इज लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, ये तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, और x1 x2 जो हैं दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सेमिंगली डिफरेंट प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का एग्जैक्ट डुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने उसका डुअल कैलकुलेट किया, ये आ जाए। अब हमें तो कंसर्न नहीं है ना इस चीज के साथ कैसा प्रॉब्लम आता है, कितने वेरिएबल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, उसके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम की मिनिमम वैल्यू होगी, इसमें जो स्लैक वेरिएबल्स होंगे उनकी जो वैल्यू है वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, और जो आपके पास बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल है, अब इससे आगे तो बहुत आसान है। अब इसको सबसे पहले मैंने कौन से प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, सारी इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स बनाना। ठीक है, वो बना लेता हूँ। तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम बन जाएगा, प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज। ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना, मैक्सिमाइज क्या हो जाएगा, z प्लस 5x1 प्लस 5x1 माइनस 15x2। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक हो गया, अब इसके बाद क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको इक्वालिटी बनाना ना, 3x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 0। ओके, फिर और क्या है, 6x1 प्लस 3x2, x2 प्लस s2 इक्वल टू 0, और फिर क्या है, 9x1 प्लस 9x2, 9x1 प्लस 9x2 प्लस s3 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि x1, x2, s1, s2, s3 ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका प्रॉब्लम बन गया, इसका टेबल बना लेते हैं। इसका टेबल आप बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ बेसिक वेरिएबल्स आएंगे, डुअल प्रॉब्लम हम सॉल्व करें तो इसमें ये x1 है, ये x2 है, ये s1 है, ये s2 है, ये s3 है, z भी यहाँ रखना है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगी, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आएंगे s1, s2, s3, और फिर उसके बाद क्या आएगा, वो आएगा z। ठीक है, अब यहाँ पे s1 ये पहली कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 1 0 0 0, और राइट हैंड साइड सॉरी इनकी 0 नहीं है, राइट हैंड साइड मैंने गलत लिख दिया, राइट हैंड साइड 137 है, ये चेंज करें, राइट हैंड साइड क्या है, 1 3 और 7, 1 3 और 7। ठीक है, 3x1 प्लस x2 प्लस s1, 1 और 6x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके, ये 1 हो गया, ये वाला क्या आ जाएगा, 6 3 0 1 0 0 3, ये क्या आ जाएगा, 9 9 0 0 1 0 7, और z वाला क्या आ जाएगा, 5 माइनस 15, ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 1, और यहाँ पे 0। ठीक है, ये आपका टेबल बन गया। अच्छा, अब आप नेगेटिव वैल्यू देख लें, नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ये वाला जो वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा, ये एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है ना, ये एंटरिंग है, लीविंग कौन सा है,
1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे ये 1 आ जाएगा, और 7 डिवाइडेड बाई 9 जो है 7 डिवाइडेड बाई 9 ये लेस देन 1 है वैल्यू, ऐसे ही है ना। 7 डिवाइडेड बाई 9 अगर लेस देन 1 है वैल्यू, ये दोनों 1 है, तो ये सबसे कम है, ठीक है। तो ये लीविंग है, ठीक है, लीविंग वेरिएबल हो गया। लीविंग वेरिएबल है तो अब क्या करना है आपने, अब आपके पास नया टेबल बनेगा, इसको आपने 1 बनाना है, बाकी सबको आपने 0 बनाना है। तो इसको आप लिख लें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम नेक्स्ट रो पे इसको ले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं लेके जाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे बेसिक वेरिएबल्स। ये है x1 और x2 है, आई थिंक s1 है, s2 है, s3 है, z है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे s1 s2 और x2 हो जाएगा, s1 s2 और x2 हो जाएगा, ठीक है। चलें, और यहाँ पे एंड पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अब ये x2 वाली रो हम लिखते हैं, इसको 9 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 1 1 0 0 1 बाई 9, 1 1 0 0 1 बाई 9, ये भी 0 है, और फाइनली क्या है 7 बाई 9, ठीक है, 7 बाई 9। ओके, ये वाली रो आगे बाकी रोज भी लिखनी है, वही रो ऑपरेशंस करने हैं। तो बाकी रोज में लिखूंगा तो वो हो जाएंगी, पहली है 3 1 1 0 0 1, 3 1 1, तो ये है 3 1 1 0 0 0 1, ठीक है, 3 1 1 0 0 1। ओके, अब इसको इसके साथ 0 करना है। कौन सी रो को 0 करना है, ये x2 वाली, ये 1 को 0 करना है। सिंपली इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ 1 1 1 0 0 1 बाई 9, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 1 नहीं है, ये हो जाएगा 1 1 0, मेरे पास आ गया 1 1 0 0 1 बाई 9 0 7 बाई 9। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0, ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 बाई 9 0, और 1 माइनस 7 बाई 9 क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बाई 9, तो 9 माइनस 7, तो 2 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 2 बाई। तो ये मैं फर्स्ट रो कर रहा था, तो फर्स्ट रो आ गई है 2 0 1 0 माइनस 1 बाई 9 0 2 बाई 9, ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब इसमें सेकंड रो को भी करना है। सेकंड रो है मेरे पास 6 3 0 1 0 0 3, 6 3 0 1 0 0 3, यही है ना, 6 3 0 1 0 0 3, ठीक है। इसको इस रो से आपने सेकंड एंट्री को 0 करना है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 3, ये भी 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बाई 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लें, ये माइनस 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 माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 0, ये 1, ये माइनस 1 बाई 3, ये 0, और 3 माइनस 7 बाई 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 बाई 3 हो जाएगा 9 माइनस 7 बाई 3, सो ये हो जाएगा 2 बाई 3, ठीक है। अब इसको यहाँ लिख दें, ये हो जाएगा 3 0 0 1 माइनस 1 बाई 3 0 2 बाई 3, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली लास्ट में क्या आएगा, z वाली रो क्या है 5 माइनस 15 0 0 1 0, 5 माइनस 15 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है, 1 0। ओके, अब इसके लिए क्या करना है, अब इसको इसमें ये माइनस 15 जो है इसको 0 बनाना ना आपने,
तो -15 को 0 बनाने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगी 15 और फिर 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15/9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा और 15 × 7/9, 15 × 7/9, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा चलें इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ऐड करना है ना, तो ये 15 + 5 20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0, 15/9 1 और ये हो जाएगा 35/3, ठीक है, 35/3। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 20 और फिर आ जाएगा 0 0 0, 15/9 1 और 35/3। ओके, इस प्रॉब्लम में हम काफ़ी लकी रहे हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमने एक ही आइट्रेशन की है। अगर हमने सब कुछ करेक्ट किया तो हमने एक ही आइट्रेशन किया और आपके पास जो रिजल्ट्स आ गए हैं वो अचीव हो गए, ठीक है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, ये 35/3 मेरे पास आ रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा वेरीफाई करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं की। तो ये वेरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम कभी अगर मिस्टेक कर दें तो ये हमारे पास इरेडिकेट कर देती है मिस्टेक। तो z हमारे पास आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू -5x1 + 15x2, z इक्वल टू -5x1 + 15x2, ठीक है। अब मैक्सिमा पॉइंट क्या है? मैक्सिमा पॉइंट है x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, x2 क्या है 7/9, ठीक है, 7/9 हो गया। और फिर उसके बाद S1 2/9 है, S1 2/9 है, S2 जो है वो है, S2 आपके पास है 2/3, ठीक है, और S3 0 है। इसको यहाँ पुट करें, देखें क्या वैल्यू आ रही है, f ऑफ 0 7/9, तो ये आ जाती है बेसिकली 0 + 15 × 7/9, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 35/3 आ रही है, ठीक है, वेल डन। ये आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब इसका जो मिनिमम वाला फंक्शन था वो क्या था, y1 + 3y2 + 7y3, y1 + 3y2 + 7y3, ठीक है। अच्छा, अब y1 y2 मिनिमम पॉइंट क्या आ रहा है? मिनिमम पॉइंट है ये, मिनिमम पॉइंट है ना, तो y1 = 0, y2 = 0, y1 = 0, y2 = 0 और y3 = किसके? y3 इक्वल है 15/9 के, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखें, ये 0 है, ये 0 है, +7 × 15/9, ठीक है, 3 एंड देन 5, 35/3, तो इसका मिनिमम पॉइंट है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी वैल्यूज़ को, सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स को भी ये सेटिस्फाई करेंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो हमने ठीक किया, सही है। अब अगर आप एक कॉन्स्ट्रेंट लेट्स से चेक करना चाह रहे हो, y1 + 3y2 + 9y3, y1 + 3y2 + 9y3 इज लेस देन इक्वल टू, आई थिंक ग्रेटर देन इक्वल टू 15 था, ठीक है, ये है ना, 9y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। इसको चेक करें ज़रा, y1 y2 की वैल्यूज़ ये हैं, तो 9 × 15/9, तो ये इक्वालिटी पे 15 इज इक्वल टू 15, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट आपकी अचीव हो रही है, तो ये कॉर्नर पॉइंट है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आपके पास आप कॉन्स्टेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपके पास सोल्यूशन है। आपने ये रीड कर लिया, स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो मिनिमा पॉइंट होता है, बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो मैक्सिमा पॉइंट होता है। तो ये आपके पास आसान था, ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व किया उसका जो मिनिमा सोल्यूशन भी वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया और मैक्सिमा सोल्यूशन भी हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल सी इसमें बात थी। एक जो इंटरेस्ट की बात मुझे लग रही है कि अगर ये जो मैंने मैक्सिमा वाला बनाया है इसका अगर मैं रीजन कैलकुलेट करके देखूं तो ये क्या आएगा,
अगर इसका रीजन हम कैलकुलेट करें, ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, इसकी कॉन्स्टेंट्स हैं 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। लेट्स से इक्वालिटी बनानी होती है ना, रीजन के प्लस x2 इक्वल टू 1। और फिर दूसरी कांस्टेंट है 6x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3। 6x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3, ठीक है। और फिर फाइनली मेरे पास तीसरी कांस्टेंट है 9x1 प्लस 9x2 इक्वल टू 7, ठीक है। 9x1 प्लस 9x2 इक्वल टू 7। अच्छा, अब इसको ज़रा प्लॉट करके देखें। यहाँ पे हम प्लॉट में करना चाह रहा हूँ इसको। ये x1 है, अगर ये x2 है तो इसका प्लॉट क्या आएगा? अगर x1 0 होगा तो x2 1 हो जाएगा। ये x2 1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर x1 0 होगा, x2 0 होगा तो x1 आ जाएगा 1/3। तो x1 है 1/3। एक तो ये रीजन आ गया, ठीक है, ये इतनी सी लाइन। अच्छा, अब दूसरी को देखें। दूसरी में अगर x2 को मैं x1 को पहले 0 पुट करता हूँ, x1 को 0 पुट करूँगा तो x2 आ जाएगा 1। तो x2 ये फिर 1 आ गया, ठीक है। और ये 1 है ना, ये क्या है, ये 1/3 है, सही। अब मैं अगर x2 को 0 पुट करता हूँ, x2 0 पुट करता हूँ, 6x1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, x1 आ जाएगा 1/2। तो ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन ये है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है 1/2। 1/3 स्मॉलर होता है ना 1/2 से। ओके, फिर उसके बाद लास्ट इक्वेशन को देखें तो x2 अगर आपके पास 0 हो जाए तो x1 हो जाएगा 7/9। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास सिंपल है, ये आ जाएगा 0.77 है ना। तो ये 1 से x1 7/9 है, तो 1/2 से बड़ा है, तो 1/2 से बड़ा, चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा भी x2 भी 7/9 आ जाएगा। तो ये इससे थोड़ा छोटा है, यहाँ पे ही आ जाएगा। तो ये देखें, ये आपके पास आ गया। अब इन तीनों का कॉमन रीजन क्या है, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। एक कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 1/3 0, दूसरा ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये है 7/9, सॉरी 0 7/9, ठीक है, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। थर्ड कॉर्नर पॉइंट है, ये दो लाइंस हैं, इनका इंटरसेक्शन है। तो ये फर्स्ट लाइन ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन है ये 9x1 प्लस 9x2 इक्वल टू 7। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें। इसको 3 से अगर मैं 9 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या 3 से ही कर लें, चलें, 9x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 6x2 इक्वल टू 4। तो x2 क्या आ जाएगा 4/6, या ये 2/3 हो जाएगा। तो इसको वापस पुट करें तो 3x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/3। तो x1 आ जाएगा 1/9। ये 3 पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स, तीसरा कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है 1/9 और 2/3, ठीक है। अब इसका मैक्सिमा अगर आपने कैलकुलेट करना है ना, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन से मिलती है, वो है -5x1 प्लस 15x2। z है -5x1 प्लस 15x2, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो हमने किया वो ठीक किया। तो -5x1 प्लस 15x2 अगर आप करेंगे ना, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें। 1/3 अगर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू तो हमें पहले ही पता है ना, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये आ जाती है 35/3 इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए देखें इससे कम आ रही है, तो f ऑफ 1/9 2/3 हो जाएगा -5 इंटू 1/9 प्लस 15 इंटू 2/3। तो ये बेसिकली हो जाएगा -5/9 प्लस 6, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 5 54, ठीक है। ये आएगा ना, सॉरी ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 5 85/9,
ठीक है, देखें ज़रा ये इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। 85 डिवाइडेड बाई 9 है 9.44, ये 9.44 है, और 35 बाई 3 क्या है, 35 बाई 3 है 11.66। देखें ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे। तो जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया वो परफेक्टली फाइन था, बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन था, कोई उसमें इशू नहीं था। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया आपके लिए कि जो आपने सोल्यूशन जो भी फाइंड किया वो बिल्कुल सही सोल्यूशन था। ठीक है, ओके। अब अगर आपने इनका कॉमन रीजन फाइंड करना है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ये वाला कॉर्नर पॉइंट होगा और ये दो कॉर्नर, ये सारा इस तरफ वाला रीजन है। ठीक है, तो उसमें फिर ये कॉर्नर पॉइंट आपने देखना है और ये वाला देखना है, ये वाला गालिबन फिर मिनिमम पॉइंट आपके पास आ रहा है। ओके, तो ये आपके पास सारी बात हो गई। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हमने फाइंड किया और उनको वेरीफाई भी किया कि ये वाकई करेक्ट था सब कुछ जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल मैंने और करनी है और फिर मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह मूव हो जाऊंगा। एग्जांपल क्या है, फंक्शन है, फिर मेरे पास इसमें एक नई चीज़ अपीयर होगी जो हमें फिर उसको देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हमने इस प्रॉब्लम को ज़रूर करना है। तो अब ये वाला प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का, इसको मैक्सिमाइजेशन के एक प्रॉब्लम में पहले कन्वर्ट करना है, तो इसका डुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा। डुअल कैलकुलेट कर लें। डुअल अगर इसका मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ऊपर कांस्टेंट है 1 1 1 9, फिर है 5 1 0 47। ठीक है, फिर क्या है 2 1 3 0। ठीक है, ये y1 y2 y3 तीन वेरिएबल्स हैं और ये राइट हैंड साइड है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज ले लें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 9 5 1 0 47 और फिर इन द एंड हो जाएगा 2 1 3 0। ठीक है, चलें, ये कांस्टेंट है, ये आपकी आपकी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लास्ट में लिखा हुआ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैं वेरिएबल्स x1 x2 कह देता हूँ ना, तो x1 x2 वेरिएबल्स कहूँगा तो मैक्सिमाइज आप करें, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, किसको मैक्सिमाइज करना है, 9x1 प्लस 47x2। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है। और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, x1 प्लस 5x2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 और x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। ये तीन कॉन्स्टेंट्स हैं। और x1 x2 x3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा चलें, अब इसमें इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लेक्स मेथड इसके ऊपर लगाना है। सिंप्लेक्स मेथड हम लगाएंगे तो क्या होगा, इसको सबसे पहले इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी में चेंज करना है ना, तो उसको चेंज करेंगे तो आप देखें क्या होता है। आपने फंक्शन होगा जिसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z माइनस 9x1 माइनस 47x2 माइनस 47 माइनस 47x2। ठीक है, 47x2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी में चेंज करना है, x1 प्लस 5x2 प्लस s1, x1 प्लस 5x2 प्लस s1 इक्वल टू स्लैक वेरिएबल s1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल टू 1। सेकेंड स्लैक वेरिएबल x1 प्लस s3 इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम बन गया। इसको सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है इसका टेबल बनाना है। इसका टेबल बनाना है, ये बेसिक वेरिएबल्स यहाँ लिखूंगा इस कॉलम में, x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, s3 है, यहाँ z भी लिखना है और राइट हैंड साइड भी बनानी है। ठीक है, अच्छा, अब राइट हैंड साइड भी बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 s3, और फिर बॉटम पे क्या लिखेंगे, बॉटम पे आपके पास आएगा
क्या चीज़ आ जाएगी, z। ठीक है, चलें इसको करते हैं। तो अब ये आ जाएगा 1 5 1 0 0 0 2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है, 1 1 0 1 0 0 1। और उसके बाद नेक्स्ट आखिरी 1 0 0 0 1 0 3। ओके, फिर उसके बाद z क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -9 -47 0 0 0 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ज़ाहिर है ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल नहीं है। तो अब बाकी तो वही सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना ना, ये आपका एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, ये एंटर होगा और लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा, 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, और ये तो आएगी नहीं कोई रेशो। 2 डिवाइडेड बाई 5 डेफिनेटली 1 से स्मॉलर है ना, तो ये वाला आपका लीविंग वेरिएबल। ठीक है, ये लीविंग वेरिएबल। ठीक है, LV। ओके, अब इसके बाद ये पिवट पोजीशन है, ये पिवट कॉलम है, वो बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका जो टेबल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, टेबल ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 s1 s2 s3 z, और राइट हैंड साइड ज़ाहिर आएगी। ठीक है, चलें अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे s1 लीव कर रहा है और x2 उसकी जगह पे आ जाएगा। x2 है, s2 है, s3 है, और फिर फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे z है। ठीक है, वेरी नाइस। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको 5 से डिवाइड करना है ना, तो ये 1/5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा, 0 0 0, और इन द एंड क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, अब बाकी जो है, बाकी इक्वेशंस को में ये जो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं ये 0 करनी है ना, ये दोनों सॉरी ये सेकंड कॉलम की एक 0 ऑलरेडी, इसको S2 वाली 0 करनी है और Z वाली 0 करनी है। ये थर्ड वाली ऑलरेडी 0, इसको मैं लिख देता हूँ ना एज इट इज, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 और 3 है शायद 3। ठीक है, अब बाकी दो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, उनको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले S2 की कर लेते हैं, 1 1 0 1 0 0 1, यहाँ लिख देता हूँ 1 1 0 1 0 0 1, ये होगा ना 0 0 1। ठीक है, 1 1 0 1 0 0 1, इसको मैंने ये जो फर्स्ट रो है इसके साथ मैंने 0 करना है। ठीक है, तो अब 0 करना है तो ये आसान है ना, यहाँ पे 1 है, 1/5 है, सॉरी ये 1 है, ये भी 1/5 है, ये 0 0 0 है, ये 2/5 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 - 1/5 क्या हो जाएगा, 5 - 1, तो ये 4/5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1/5 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 - 2/5 क्या हो जाएगा, 5 - 2 3/5। ठीक है, इसको यहाँ लिख लें, ये हो जाएगा 4/5 0 -1/5 1 0 0 3/5। ठीक है, ये आ गया। अब z क्या आएगा, z आपके पास आएगा -9 - 47 -9 - 47 0 0 0, ठीक है, 1 0। अच्छा, अब क्या करना है, ये जो -47 है ना, इसको 0 बनाना ना, इसको 0 बनाने के लिए इसको 47 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 47/5। ठीक है, 47/5 यहाँ आ जाएगा, फिर और क्या आएगा, यहाँ पे 47 ज़ाहिर आ जाएगा, यहाँ पे 47/5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा,
0, ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 47 इंटू 2/5, ठीक है। 47 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 94/2। चलिए इसको ऐड करना है ना, तो ये -9 प्लस 47/5 -45, ये होगा ना, -45 प्लस 47/5, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 2/5, ये आएगा ना 47/5, तो ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, ये 47/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 94/2 हो जाएगा, ऐसे ही है, 94/2 आएगा। ओके, ये यहाँ पे ये 0 है, तो 0 प्लस 94/2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ओके। 2/5, 0, 47/5, 0, 0, 1, 94/2, राइट। सो ये आ गया 2/5 और 47/5, 0, 0, 1, और ये 94/2 नहीं होगा, ये 47 ये इंटू 2/5 है, ये सॉरी 5 है ये ना, ये 94/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 94/5। अब आप देख लें ये मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि ये आपके पास इसके अलावा कोई नेगेटिव एंट्री यहाँ पे नहीं है। तो बेसिक वेरिएबल्स हैं इसमें x2, s2 और s3, और आपके पास उनके नीचे आप देख लें इसमें जीरोस आ रहे हैं ना सब, और यहाँ z के नीचे भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है इसका मैक्सिमा जो है उसका मैक्सिमा आ रहा है 94/5 उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमा है z इज इक्वल टू 94/5। ये क्या आ रहा है, 18 पॉइंट कुछ आता है शायद, 94/5 ये आ रहा है 18.8, ठीक है। तो ये 18.8 आ रहा है, ठीक है। और पॉइंट कौन सा है जो मैक्सिमा दे रहा है आपको, पॉइंट है आपके पास, पॉइंट आपके पास है x1 इक्वल टू 0 है, x2 2/5 है, x3 भी 0 है, s1 और s2 की क्या वैल्यूज हैं, s1 0 है, s2 3/5 है, और s3 जो है वो 3 है, ठीक है। यही है ना, ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ओके। अब ये आपके पास मिनिमा क्या आ रहा है, मिनिमा के लिए आपको स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज देखनी है ना। तो मिनिमा इसका है, जो डुअल प्रॉब्लम है उसका, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है ये डुअल का है। ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए मिनिमा आ रहा है w इज इक्वल टू 18.8। पॉइंट क्या है, y1 इज इक्वल टू, y1 है 47/5, ठीक है। y2 0 है और y3 भी 0 है। तो ये हमने मैक्सिमा भी सॉल्व कर दिया, मिनिमा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिमा प्रॉब्लम्स को डुअल के साथ कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए होपफुली, कि जब भी आपके पास मैक्सिमा प्रॉब्लम आएगा, मिनिमा प्रॉब्लम आएगा, उसका आप डुअल कैलकुलेट करेंगे, उसको आप मैक्सिमा प्रॉब्लम बना लेंगे, मैक्सिमा प्रॉब्लम बनाने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे यूजुअल अपने सिंप्लेक्स मेथड से, और फिर आप सिंप्लेक्स मेथड का जो फाइनल टेबल आएगा, ऑप्टिमल टेबल जो होगा, उसमें से वैल्यूज रीड कर लेंगे। वैल्यूज रीड करेंगे तो कैसे वैल्यूज मिलेंगी, जो बेसिक वेरिएबल्स के वैल्यूज हैं वो आपको मैक्सिमा पॉइंट देंगी उस डुअल प्रॉब्लम का, और मैक्सिमम वैल्यू डुअल प्रॉब्लम और ओरिजिनल प्रॉब्लम दोनों की सेम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो डुअल प्रॉब्लम की है वो मिनिमम वैल्यू होगी ओरिजिनल प्रॉब्लम की, और आपने वो पॉइंट देखना है जिसके ऊपर मिनिमम आ रहा है। तो मिनिमम के लिए पॉइंट जो है वो स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज बेसिकली आपको मिनिमा दे देगा। तो ये हमारे पास सिंपल था, डुअलिटी के थ्रू मिनिमा कैलकुलेट करना, सिंप्लेक्स मेथड आपने लगाना है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि जब भी मैक्सिमा हम कैलकुलेट करते हैं तो सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स हम डिमांड करते हैं लेस देन इक्वल टू की होंगी।
मिनिमा कैलकुलेट करते हैं तो सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स हम डिमांड कर रहे हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू की होंगी। तो अब मिक्स कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं, इवन इक्वालिटी की भी कोई कॉन्स्टेंट हम इसमें नहीं ले रहे। तो अगर आपके पास मिक्स कॉन्स्टेंट्स हों, ग्रेटर देन इक्वल टू की भी कॉन्स्टेंट्स हों, लेस देन इक्वल टू की भी कॉन्स्टेंट्स हों, तो उस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। तो जब भी मिक्स कॉन्स्टेंट्स होती हैं ये वाला मेथड आपने अप्लाई नहीं करना, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है वो हमने अप्लाई करना है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं अप्लाई करना ये वाला मेथड। तो उसकी रीज़न के लिए आपको याद है कि ये एग्जांपल हमने उस दिन सॉल्व की थी। इसमें जब हमने उस दिन किया था तो ये वाली जो है इनइक्वालिटी ये लेस देन इक्वल टू की होनी चाहिए वहाँ पे, तब हम ये प्रॉब्लम उधर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसको करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ ही मैं रखूँ और इसका प्रॉब्लम बनाऊँ तो जाहिर है ये आपने मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, z माइनस x1 माइनस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। अब अगर आप इनको इक्वालिटी कांस्टेंट बनाते हैं, यूजुअल मेथड अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली 4x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस s1 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा ना। ये दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 माइनस s2 इक्वल टू 8। ये लगा लेते हैं, ठीक है। और थर्ड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस s3 इक्वल टू 12। अच्छा, अब ये देखें कि इसका अगर मैं टेबल बनाता हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है जब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये कांस्टेंट साथ आ जाए। तो इसका अगर मैं टेबल बनाता हूँ, लेट्स से ये टेबल है इसका, ओके ये टेबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 3 1, ये आ जाएगा 4 1 3 1। ये आपको यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स आप लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, x1 है, x2 है, x3 भी है, x3 भी है और s1 है, यहाँ s2 है और s3 है, ठीक है। ओके, अब फिर क्या करें, s2 और s3 की वैल्यूज में 0 हैं और फिर कांस्टेंट की राइट हैंड साइड है 6, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड है। ओके, यहाँ पे अब आप दूसरी कांस्टेंट भी लिखते हैं, वो हो जाएगी 142 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 8, ठीक है। और थर्ड कांस्टेंट अगर आप लिख दें तो वो हो जाएगी 326 0 0 1 और 12, ठीक है। और यहाँ पे अब जाहिर है बेसिक वेरिएबल्स आपने लेने ना, तो जब हमारे पास मैक्सिमा का प्रॉब्लम होता था, सिर्फ लेस देन इक्वल टू की कांस्टेंट्स होती थी, तो बेसिक वेरिएबल्स हम क्या लेते थे, बेसिक वेरिएबल्स के बारे में आप सोचें, बेसिक वेरिएबल्स हम क्या लेंगे यहाँ पे, -1 -5 -2 -5 -2 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक वेरिएबल्स वहाँ पे हम क्या लेते थे, बेसिक वेरिएबल्स हम लेते थे ये स्लैक वेरिएबल्स जो इसमें से होते थे ना, वो बेसिक वेरिएबल। अब इनमें 2 स्लैक वेरिएबल्स हैं, एक सरप्लस है। चलें हम कहते हैं कि इसको स्लैक सब को ना हम बेसिक वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिक वेरिएबल्स की मैंने वैल्यूज ली हुई हैं, ये हम कहते हैं कि ये आपके ओरिजिनल, जो ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये आपका ओरिजिनल टेबल होता है ना, आपका जो ओरिजिनल टेबल होता है वो ओरिजिन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यूज हैं x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 और s1 इक्वल टू 6, s2 इक्वल टू 8 और s3 इक्वल टू 12, ये आपकी वैल्यूज को, जो आपकी इक्वेशंस हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। ये ओरिजिन है, ये एक फिजिबल सॉल्यूशन, हर सिंप्लेक्स टैब्लो जो है वो एक फिजिबल सॉल्यूशन को कॉरस्पॉन्ड करता है ना, एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो ये वाला जो है ओरिजिनल वाला, हम कहते हैं ये ओरिजिन से कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए जो हम पहला बनाते हैं। तो अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन है तो जाहिर है इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना कांस्टेंट सारी। अब कांस्टेंट्स अगर ये सेटिस्फाई करता है, ऑप्टिमल नहीं है, ऑप्टिमल हम डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन ये फिजिबल तो हो ना, सेटिस्फाई तो करता हो, तब भी हम इसके एडजेसेंट पॉइंट के ऊपर जाते हैं ना। अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड की थ्योरी याद हो तो आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर आप एडजेसेंट पॉइंट्स के वर्टिसेस के ऊपर जाते हैं, तो आपके पास इन द एंड आप ऑप्टिमल पे पहुंच जाते हैं। तो हर आपको आइट्रेशन
एक एडजेसेंट जो कॉर्नर पॉइंट है उसके ऊपर लेके जाती है, और आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन बेसिकली ये है, तो हर आइटरेशन नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे ले जाएगी जो उसके एडजेसेंट होगा ओरिजिनल वाले के जिसके ऊपर आप अभी खड़े हैं, तो फिर उनमें से जो ऑप्टिमल होगा वो आपको मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं कि ये आपकी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है तो आपके पास ये जो कॉन्स्टेंट हैं, लेट्स से x1 प्लस 4x2, इसको देखते हैं सेकंड वाले को, x1 प्लस 4x2, x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 प्लस 2x3 माइनस क्या था ये s2 है ना, माइनस s2 इक्वल टू 8। ठीक है, अच्छा अब x1 x2 x3 तीनों जीरो हो जाएंगे ना, माइनस 8 यहाँ रखूंगा इक्वल टू 8, तो माइनस 8 इक्वल टू 8 नॉनसेंस है ना, ऑफ कोर्स ये ट्रू नहीं है। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है ये जो हमने टेबल लिखा हुआ है ये हमारे पास एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो हम ओरिजिन पे नहीं खड़े हुए हैं, हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, अब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर आप पहले ही रीजन में नहीं, अगर आप फिजिबल सॉल्यूशन पे नहीं है तो फिर आप एडजेसेंट पॉइंट्स के ऊपर कैसे जाएंगे। तो अब जब भी हम सरप्लस वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट आती है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती है वेरिएबल की वो हमारी कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई यूजुअली नहीं कर रही होती। ठीक है, अब अगर इसी के साथ अगर मैं एक और कांस्टेंट लेट्स से ले लूं, इक्वालिटी कांस्टेंट ले लूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आई डोंट नो 15। ठीक है, ये ले लूं। अब इसमें इक्वालिटी ऑलरेडी है ना, तो इसमें स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल दोनों मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इक्वालिटी बनाने के लिए मैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको भी, इस कांस्टेंट को भी साथ में कंसिडर करूं ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये जो सोल्यूशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये फिर इस कांस्टेंट को भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, क्योंकि इसमें स्लैक और सरप्लस है ही नहीं। सॉरी, ये मैंने क्या लिया हुआ था, यहाँ पे 15 लिया हुआ था ये कांस्टेंट। अब इसमें ये वैल्यू पुट करूंगा, ये 0 इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये भी नॉनसेंस है, ये भी ट्रू नहीं है। तो जब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट होती हैं और इक्वालिटी की कांस्टेंट्स होती हैं, तो फिर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स इनफ नहीं होते हैं, तो फिर इसको हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। मेथड यही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि सिंप्लेक्स मेथड जो है एज इट इज अप्लाई हो जाए। तो उसको करने के लिए हम इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट होगी, एक उसमें सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके वो माइनस होगा, और एक उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड भी करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें ऐड भी करेंगे। अब अगर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल होता ना इन इक्वेशंस में, तो आप उस आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर लेते और बेसिकली वो जो इक्वेशन है वो स्टिल सेटिस्फाई होती। लेकिन यहाँ पे जब इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये वाला जो टेबल आपने बनाया सिंप्लेक्स टेबल, ये एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये याद होगा ना, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो आपकी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। तो हम सबसे पहले वो सारे सॉल्यूशंस लेते हैं जो आपकी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर उनमें से ऑप्टिमल ढूंढते हैं। तो ये वाला जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारी कॉन्स्टेंट्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे इन दिस करंट फॉर्म, तो फिर इसमें से ऑप्टिमल भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले सॉल्यूशन होगा फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसके लिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमारे पास एक नया मेथड है जो बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमने सिर्फ ये करना है कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट होगी तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें ऐड भी करेंगे। और ये जो आपके पास सरप्लस वेरिएबल्स हैं इनको हम बेसिक वेरिएबल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की फिर हम बात करेंगे। और इसी तरह जब इक्वालिटी कांस्टेंट होगी तब भी हम सरप्लस वेरिएबल जो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो सिस्टम है, वो सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। हमारे पास ये बिग एम मेथड, इसको हम कहते हैं। बिग एम मेथड ये है कि आपने सिंप्लेक्स मेथड इन केस ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स अगर आपको इंट्रोड्यूस करने पड़े अपने सिस्टम के अंदर, तो वो क्या होगा। आप देखें, ये इसमें मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। इसमें एक कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू की है, एक कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की मैंने ले लिया, और एक कांस्टेंट इक्वालिटी की ले रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने
प्रॉब्लम जो है वो मोस्ट जनरल फॉर्म में ले लिया है, तीनों तरह की कॉन्स्टेंट्स उसमें आएंगी, लीनियर फंक्शन होगा और उसमें कॉन्स्टेंट्स तीनों टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये हो तो इसको हम बिग एम मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, हमने क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी कि फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज z को मिनिमाइज कर रहे हैं, इसको एक सेकंड के लिए छोड़ दें। ये वाली कांस्टेंट भी ठीक है ना, आपने इसमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया। अब ये जो सेकंड कांस्टेंट थी, जो ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट थी, उसमें से आपने एक सरप्लस वेरिएबल माइनस किया है और उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ऐड किया है, ताकि हमारे पास जो सिनारियो वहां पे बन रहा था, जो अभी मैंने लास्ट एग्जांपल आपको दिखाई, वो सिनारियो अब अपीयर ना हो, ठीक है। उस सिनारियो को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें ऐड किया। और इसी तरह जब इक्वालिटी की कांस्टेंट है तो उसमें भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमारी कांस्टेंट जो है वो सेटिस्फाइड रहे। किसी स्टेज के ऊपर हमारे पास जो टेबल बन रहा है वो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को, हर स्टेज के ऊपर एक फिजिबल सोल्यूशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा हो, ठीक है। तो m जो है वो हम कहते हैं एक बहुत लार्ज नंबर है, तो इसके लिए हमारे पास जो ओरिजिनल होता है आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसमें हमने क्या करना होता है, ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको m के साथ मल्टीप्लाई करके तो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो ये m बहुत लार्ज नंबर है, बहुत लार्ज नंबर है, तो ये हमने बेसिकली ये कर दिया कि z माइनस z को जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं आपने अपने सिंप्लेक्स मेथड के प्रॉब्लम की, और मैक्सिमाइजेशन का या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम जो भी होगा, तो अब आपने ये कर देना, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये बेसिकली बिग एम मेथड हो जाएगा कि आपने जो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट है उसमें से एक सरप्लस वेरिएबल उसमें से माइनस करना है और एक उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड भी करना है, और इसी तरह जो भी इक्वालिटी कांस्टेंट्स होंगी उनमें भी आपने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। और कोई m बहुत एक लार्ज नंबर, बिग m इसलिए कहते हैं कि ये बहुत लार्ज नंबर हम लेते हैं, तो ये दो फैक्टर्स m टाइम्स a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और m टाइम्स a2 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आएंगे, ठीक है। तो अगर तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 हो जाते हैं तो आपके जो ओरिजिनल सिस्टम है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द एंड चेंज नहीं होगा। ये हम बाद में अभी देखेंगे कि जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो ओरिजिनल प्रॉब्लम का ही हमारे पास आएगा, कि ये जो वेरिएबल्स आर्टिफिशियल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं ये सब के सब इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो वैनिश हो जाएंगी और ओरिजिनल प्रॉब्लम का ही मिनिमा हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली है मिनिमाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के केस में, ठीक है। ओके, अब इसको करना कैसे, ये इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे, अब करना हमने क्या है, वही जो पहले करते हैं, आपने इसका सिंप्लेक्स टेबल आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसका सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और फिर उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, अब ये जो चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है इसको मैंने अब वर्ड्स में लिखा है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, सो मैंने अभी आपको कहा कि जो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में m टाइम्स वेरिएबल्स आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड किया ना, तो ये m की जो वैल्यू हम बहुत बड़ी लेते हैं, ये बेसिकली इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए ये जो a1 a2 अप टू सन en सब की वैल्यू जो है इन द हैंड हम 0 लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वही चेंज हो जाए। अगर तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही चेंज हो जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। फिर प्रॉब्लम यह है कि अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर हमारा चेंज हो जाता है तो फिर तो हमने कोई और प्रॉब्लम सॉल्व किया, ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ तो हमारा फिर कोई लिंक ही खत्म हो गया ना। तो हमने प्रॉब्लम तो ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व करना था, ये जो बाद वाला प्रॉब्लम है ये तो हमने सॉल्व नहीं करना था ना सच। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो आपका m जो है ये लार्ज इनफ इसलिए हम ले रहे हैं कि इन द एंड हम ये जो मेक श्योर करेगा m की लार्ज वैल्यू कि ये जो a1 और a2 अप टू सॉन an जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होंगे आपके पास, इनकी फाइनल वैल्यू जो ऑप्टिमल टेबल में होगी वो 0 होगी, ठीक है। ओके, सो अगर आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना है, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज then a1 a2 up to so on an must be added to the right hand side of the objective function। तो right hand side objective function में ऐड करेंगे multiplied by a very large number। तो right hand side पे ऐड करेंगे, जब left hand side पे आ जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ये बेसिकली है मिनिमाइजेशन का फंक्शन है।
तो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल टाइम्स m1 आर्टिफिशियल वेरिएबल टाइम्स बेसिकली आपके पास m टाइम्स a1 m टाइम्स a2 और अप सो ऑन। ये z यहाँ पे मैंने 2x2 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ये भी 2 होना चाहिए, ये भी फिर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं तो ये आपका क्राइटेरिया। अगर आपको उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? अगर आप उसको मैक्सिमम, ये बिग एम मेथड की अच्छी बात ये है कि मैक्सिमा करना है मिनिमा करना है, कोई डुअलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप कर दें, दोनों की केस में वर्क करेगा, ठीक है। तो अब इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड then a1 a2 and an must be subtracted from the right hand side of the objective function multiplied by a very large number m, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपने इसकी राइट हैंड साइड पे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, m टाइम्स जितने भी आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये यहाँ पे ये 2 होना चाहिए, फिर ये भी 2 होना चाहिए, ओके। तो ये बेसिकली आपके पास दोनों में फ़र्क है। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये सब ऐड हो रहे हैं। अगर ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तो अब इसके बाद क्या है, व्हेन द z इज ट्रांसफॉर्म टू द जीरो इक्वेशन द साइंस आर चेंज, ठीक है। जाहिर है आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम करना है या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम करना है, दोनों एक ही तरह से होंगे बेसिकली। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बना लिए अपने जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारे पास आ जाएगी, ओके। अब जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट होगी तो उसमें से सरप्लस वेरिएबल माइनस करना है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। जब भी हमारे पास इक्वालिटी की कांस्टेंट होगी तो उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका टेबल बनाना है। टेबल में क्या आएंगे, बेसिक वेरिएबल्स आएंगे जो ओरिजिनल वेरिएबल हैं, और फिर स्लैक वेरिएबल्स आएंगे, s1 और s2 हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स थे। स्लैक वेरिएबल आएगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे, और स्लैक सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक ये स्लैक वेरिएबल है, ये सरप्लस वेरिएबल है, ये आर्टिफिशियल हैं दोनों। तो जो आपके बेसिक वेरिएबल्स आएंगे उसमें स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आप रखेंगे। आपने सरप्लस वेरिएबल्स को बेसिक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस नहीं करना। अगर आप सरप्लस वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपका सारे का सारा प्रॉब्लम जो है वो आपका फिजिबल सोल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। जब आप फिजिबल सोल्यूशन अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको ये करना होगा, आपको जो बेसिक वेरिएबल्स स्टार्ट में लेंगे वो आपका एक स्लैक वेरिएबल होगा और 2 आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल। जितने भी स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उन सब को उठा के हम बेसिक वेरिएबल्स बना देते हैं और फिर जाहिर है उसके ऊपर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे जो सरप्लस वेरिएबल्स हैं, सरप्लस वेरिएबल्स को हम बेसिक वेरिएबल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। सरप्लस वेरिएबल्स को हम बेसिक वेरिएबल्स में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम सरप्लस वेरिएबल्स को बेसिक वेरिएबल्स में इंक्लूड कर दें तो हमारे पास कंडीशंस हमारी वायलेट होती हैं और फिजिबल सोल्यूशन ही नहीं रहता है। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखेंगे ना, इनको बेसिक वेरिएबल्स लेंगे, s1 4 है, a1 20 है, a2 10 है और बाकी सबको 0 लेंगे तो ये आपका फिजिबल सोल्यूशन है। x1 x2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, सॉरी x1 x2 जो हैं ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं, इनको भी 0 लें, आपकी ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका फिजिबल सोल्यूशन, और x1 x2 0 है तो ये आप ओरिजिन पे हैं। तो ये वाला जो आपका टेबल है ये फिर भी ओरिजिन से ही आपके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने जो इनिशियल टेबलो बनाना है उसमें फर्क आएगा और फिर उसके बाद जो बाकी जो स्टेप्स होंगे वो तकरीबन सब केसेस में सेम होंगे। अब ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। अब ये देखें यहाँ पे आप कहते हैं कि जितने भी बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, जो भी टेबल बनाएंगे, जो भी टेबलो आएगा सिंप्लेक्स मेथड का, तो बेसिक वेरिएबल्स के नीचे जो है वो लास्ट रो जो होती है उसमें जीरोज आते हैं। बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम में जो z वाली रो है उसमें जीरोज आते हैं। यहाँ पे जीरोज नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे ये -m आ रहा है और ये -m आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यूज हैं ये जो स्टैंडर्ड टेबलों को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इनको 0 बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। s1 के नीचे 0 है जो कि ठीक है,
लेकिन यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, तो फिर रो ऑपरेशंस करेंगे और यहाँ पे 0 बना लेंगे। जब हम यहाँ पे 0 बना लेंगे तो फिर स्टैंडर्ड टैब्लो बन जाएगा। स्टैंडर्ड टैब्लो बनने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड से, और हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी टाइम फिनिश हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो हमने इसी को बिग एम मेथड को ही कंटिन्यू करना है नेक्स्ट में, और इंशाल्लाह एक ये प्रॉब्लम, इसके अलावा 1-2 प्रॉब्लम्स और करेंगे, तो हमारे पास बिग एम मेथड भी हमें क्लियर हो जाएगा। परफेक्टली फाइन मेथड है और हमें पता है इसको कैसे करना है, तो ये भी हमारे पास ज़बरदस्त क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास है बिग एम मेथड जिसको हम बनाते हैं, जिससे हम करेंगे सॉल्व हमारे प्रॉब्लम्स जिसमें मिक्स्ड इनइक्वालिटीज हो। मिनिमा का प्रॉब्लम हो, मैक्सिमा का प्रॉब्लम हो, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। मिनिमा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, इससे डुअल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वाला मेथड जो है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। इसको अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि इसको कैसे करेंगे। अभी मैं आज का लेक्चर समराइज कर देता हूँ आपके लिए, और फिर इंशाल्लाह ये सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ना कि अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो उसको हम और उसमें सारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं, सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू की हों, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका डुअल बना सकते हैं। उसका डुअल बना के वो प्रॉब्लम जो है डुअल प्रॉब्लम, उसका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन जाएगा। उस मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को हम यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जब हम सिंप्लेक्स मेथड से उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो उसका सोल्यूशन आएगा, उससे हमें जो डुअल प्रॉब्लम है उसका मैक्सिमा भी मिलेगा और उसका मैक्सिमा पॉइंट भी मिलेगा, और जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसका मिनिमा भी मिलेगा और उसका मिनिमा पॉइंट भी मिलेगा। उसको रीड कैसे करना है? आपने सिंप्लेक्स टेबल से आपने जो आपका मैक्सिमा है वो वही हो, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू दोनों की सेम होगी। जो मैक्सिमा पॉइंट होगा, जो डुअल प्रॉब्लम है उसका बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी। जो मिनिमा पॉइंट होगा ओरिजिनल प्रॉब्लम का, वो स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी। लेकिन वो z वाला कॉलम हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया था, आपने मेक श्योर करना है कि लास्ट में z में जो 1 आ रहा है। यूजुअली अगर हम रो ऑपरेशंस केयरफुली करें तो वहां पे 1 ही रहता है। हाँ, अगर आप रो ऑपरेशन इस तरह कर दें कि लास्ट वाली रो को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर रो ऑपरेशन किया है, तो उस केस में इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर वो इशू है तो फिर आप दोबारा, अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर लें, वहां 1 आ जाएगा। वहां 1 आ जाएगा तो बाकी आप स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज z वाली रो में रीड कर लें, तो वो आपको आप y1, y2, y3 फॉर एग्जांपल आपके वेरिएबल्स हैं, तो s1, s2, s3 की वैल्यूज आपको बताएंगी कि ये मिनिमम पॉइंट कौन सा है। तो मिनिमम पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आपने डुअल कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर हमने कहा कि मिनिमा प्रॉब्लम तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू की सारी कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए। मैक्सिमम में आप कहते हैं लेस देन इक्वल टू की सारी कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए। तो अगर मिक्स कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगी फिर क्या होगा? तो मिक्स कॉन्स्टेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट के केस में हमने देखा कि अगर कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की है, उसमें एक आप सरप्लस वेरिएबल उसमें से माइनस करते हैं। अब आप जब उसका टेबल बनाते हैं ना, सिंप्लेक्स टेबल, तो उसमें क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल आपने लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो सरप्लस वेरिएबल के लिए जो आपका ओरिजिनल टेबल बन रहा है वो आपका फिजिबल सोल्यूशन ही नहीं दे रहा। तो अगर वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो ऑप्टिमल सोल्यूशन पे तो वो आपको नहीं पहुंचाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फिजिबल सोल्यूशन है वो आप ओरिजिनल टेबल फिजिबल सोल्यूशन से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बिग एम मेथड को यूज करते हैं कि जब आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट होगी तो आपने एक सरप्लस वेरिएबल माइनस करना है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें ऐड करना है। और जब इक्वालिटी की कांस्टेंट होगी तो भी यही प्रॉब्लम अकर करेगा कि वो जो सोल्यूशन होगा, अगर आप उसमें कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओरिजिनल सोल्यूशन। तो अब आप क्या करें, उसमें भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। तो जब आप आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें ऐड कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आप उसका सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। लेकिन बेसिक वेरिएबल्स में आपने सरप्लस वेरिएबल नहीं रखना है। बेसिक वेरिएबल्स क्या होंगे, जो ओरिजिनल स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल्स हैं वो आपके स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ये सब कंबाइन करके आपके बेसिक वेरिएबल्स बनेंगे। तो आपने बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं और फिर आपने वही देखना है कि टेबल अपनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा या नहीं।
तो ये जो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं ये आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें भी इंक्लूड करने हैं। कैसे कि अगर तो आपका मिनिमा का प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं इनको आपने बिग M से मल्टीप्लाई करना है, एक लार्ज नंबर M से मल्टीप्लाई करना है, और आपने जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी राइट हैंड साइड पे उनको ऐड कर देना। और अगर मैक्सिमा का प्रॉब्लम है तो राइट हैंड साइड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आपका फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये लार्ज वैल्यू जो M की हम ले रहे हैं ये इन द एंड हमारे लिए मेक श्योर कर देगी कि जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जीरो हो जाती हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हम जीरो बना देते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज नहीं होता और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली वे है जिससे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। 2-3 एग्जांपल्स करेंगे और फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम यहाँ स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो जाएंगे। सो होपफुली आज का भी लेक्चर आसान था। तो ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स वैसे ही आसान है, तो आई एम श्योर आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, एंड होपफुली I will see you again in the next lecture. Thank you very much.